स्लाइड सभी को विजिबल है? यस, थम्स अप करके ही बता दीजिए। यस, वेरी गुड। सो ये जो स्लाइड है ये हमारी है फंक्शन ऑफ ब्लड। अभी किसी ने रिक्वेस्ट की थी, सो उस सेंस में ये दिखा रही हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा थोड़ा सा हमने टच किया था और डिटेल रह गया था वो था ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर। ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में मेनली 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं, और जिनमें कौन कौन से होते हैं? A, B, AB और O। इस तरह से ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। और आपने देखा होगा कि जब किसी को भी ब्लड दिया जाता है या ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि उसका सेम ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद ही हम उस व्यक्ति को वो ब्लड देते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है कि यदि मान लीजिए हम सेम ब्लड ग्रुप नहीं देखते हैं, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है और हमने उसको B चढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा? उससे जो उस व्यक्ति के ब्लड में RBCs होंगी, ठीक है, ये RBCs क्या करेंगी कि एक साथ कलेक्ट होके एक गुच्छे के रूप में ये ग्रुप बना लेंगी। और जब ये ग्रुप बनता है तो इसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, ठीक है। और जब ये ग्रुप बड़ा होता जाता है तो क्या होता है कि जिस जगह पर वो ये ग्रुप या गुच्छा बना रही है उस जगह से वो वेसल फट जाती है। और जब वो वेसल्स फट जाती है तो इस तरह से एक कई जगह पर जब ये फंक्शन होता है तो उनकी उसकी जो ह्यूमन होता है उसकी वेसल्स कई जगह से फटने के कारण ब्लड लॉस होने लगता है। प्लस उसमें ब्लड लॉस होने से क्या होता है कि उस ब्लड में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं जिनको उत्सर्जित करना है, वो बहुत, चूंकि एक साथ बहुत सारी ब्लास्ट हुई हैं तो वो बहुत तेजी से किडनी की तरफ जाने लगते हैं। और फलस्वरूप क्या होता है कि किडनी पर बहुत एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। जो किडनी के डक्ट्स होते हैं उन पर एक्स्ट्रा बर्डन आता है, और जिसके कारण उनके ये किडनी के जो डक्ट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और वो डैमेज होने के कारण उस व्यक्ति की डेथ तक भी हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा कभी भी किसी भी व्यक्ति को यदि ब्लड देना है तो वो सेम ग्रुप का ही ब्लड ग्रुप दिया जाता है। अब ये जो 4 ब्लड ग्रुप हैं हमारे, A, B, AB और O, अब ये कैसे डिवाइड होते हैं, इनमें क्या होता है? तो इनको जो डिवाइड करने के लिए हमारे हमारे ब्लड में जो ये RBCs होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पसल्स, इनके ऊपरी जो सरफेस होता है उसमें 2 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन, जिनको एंटीजन कहते हैं, पाए जाते हैं। और ये जो एंटीजन होते हैं इनका नाम क्या होता है? एग्ल्यूटिनोजन। एग्लियोटिनोजन, ठीक है। तो ये जो एग्ल्यूटिनोजन होते हैं इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से उस ब्लड को ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है। ये जो एंटीजन होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है A, एक होता है B। तो यदि किसी RBC के सरफेस पर एंटीजन A है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। और यदि किसी RBC के सरफेस पर एंटीजन B प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप B होगा। और यदि किसी RBC के सरफेस पर दोनों ही प्रेजेंट है, एंटीजन A भी है और एंटीजन B भी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB।
और यदि एंटीजन एब्सेंट है, दोनों में से कोई भी एंटीजन उस आरबीसी के सरफेस पर नहीं है, तब उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। तो इस तरह से माइक्रोस्कोप में टेस्ट करके किसी भी ह्यूमन ब्लड को डिसाइड किया जाता है कि वो किस ग्रुप का है। अब इसके बाद आता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड दिया जाता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो इसके लिए हम वो जो डोनर का ब्लड होता है या जो ब्लड हम उसको ट्रांसफ्यूज करने वाले हैं, उसका हम सैंपल लेते हैं और उसमें दो चीजों को देखा जाता है। तो सबसे पहले तो हम सैंपल लेके और उसमें जो जिसने ब्लड दिया है उसका प्लाज्मा का विश्लेषण किया जाता है, और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं, ये हमने कल पढ़ा हुआ था। और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं इनको एग्लियोटिनिन्स कहा जाता है। यहाँ तीन वर्ड हो गए। फर्स्ट, जब आरबीसी ग्रुप में कलेक्ट हुई तो उनको हमने कहा एग्लियोटिनेशन। जब हमारी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन, ग्लाइकोजन प्रोटीन्स एंटीजन पाए गए, उनको हमने क्या नाम दिया था? एग्लियोटिनोजन्स। और जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं उनको एग्लियोटिनिन्स। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन नाम होते हैं। और ये जो होती हैं, ये भी ए और बी दो होती हैं। तो जो इसको शॉर्ट में, जो ये एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा में होती है एग्लियोटिनिन्स, इनको शॉर्ट में एंटी ए और एंटी बी कहा जाता है। अब ये एंटी ए और एंटी बी जो होता है, ये एग्लियोटिनोजेंस के जस्ट अपोजिट होता है। जब हम एंटीजन देख रहे थे तो जिसमें ए एंटीजन था उसको हमने ए ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया था, बी था तो बी का दे दिया था, ए बी दोनों थे तो ए बी का दे दिया था, और कोई भी नहीं था तो ओ का। लेकिन ये जो एंटीबॉडीज होती हैं इनमें बिल्कुल ही अपोजिट होता है। जिस आरबीसी प्लाज्मा में एंटी बी पाया जाता है वो क्या होता है? ए ग्रुप होता है। और जिसमें एंटी ए पाया जाता है तो उसमें कौन सा ग्रुप होगा? बी ग्रुप। और जिस प्लाज्मा में ना एंटी ए होता है ना एंटी बी होता है तो वो ए बी ग्रुप होता है। और जिस प्लाज्मा में ये दोनों होते हैं वो ओ होता है। तो ये देखिए, जस्ट जो है एंटीजन के बिल्कुल अपोजिट चल रहा है एंटी। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? एंटीजन जो भी सीक्वेंस में है और ये उसके एंटी है, अपोजिट है। ठीक है। सो इस तरह से ये जो ब्लड को एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद ये तय किया जाता है कि उस ब्लड को जो भी डोनर से हमको मिला है वो रिसीवर को हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और अगेन यहाँ पर भी जो एंटीबॉडीज हैं, ये भी अगर मान लीजिए हमने ए ग्रुप वाले को वो दिया जिसके प्लाज्मा में एंटी बी है, यानी बी ग्रुप दे दिया, तो अगेन सेम प्रोसेस होगी जैसा हमने फर्स्ट बोला था कि उसकी जो आरबीसी हैं वो कलेक्ट होके ग्रुप बनाने लगेंगी, और उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? एग्लूशिनेशन। और जब वो बहुत बढ़ता जाएगा तो नतीजन वो जो ब्लड कैपिलरीज हैं या वेसल्स हैं वो फट जाएंगी, और उनके फटने से ब्लड में बहुत एक्सेस क्वांटिटी में एक्सक्रीटरी मटेरियल आएंगे। एक्सक्रीटरी मटेरियल ब्लड में कौन कौन से थे? मेन थे यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, जिससे किडनी ओवरलोडेड हो जाएगी और जो हमारे किडनी के डक्ट हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर ग्रुप का हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कौन से ग्रुप को किसको दे सकते हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट तो हम क्लियर रखें कि सेम ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं किसी को भी। यदि किसी का ए है तो हम ए दे सकते हैं, बी है तो बी। तो ऐसे जो चार ग्रुप हैं उनको हम सेम ब्लड तो दे सकते हैं, बट उसके साथ जो ओ ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, मतलब ए वाले को सपोज ए ग्रुप नहीं मिल रहा है तो हम उसको ओ ग्रुप भी दे सकते हैं।
बी वाले को अगर बी नहीं मिल रहा है तो बी और ओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए ग्रुप है उसको हम कौन कौन से ग्रुप का ब्लड दे सकते हैं, ए ग्रुप का और ओ ग्रुप का। बी को हम कौन कौन सा दे सकते हैं, बी और ओ। अब इसी तरह ए बी पर आते हैं, तो ए बी को हम कौन कौन सा दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं और ओ भी दे सकते हैं। तो यदि आप ये डायग्राम देखें तो इससे आप देखिए कि जो ए बी है वो चारों बचे हुए तीन ग्रुप को दिया जा सकता है, उसको ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। तो ये ए बी क्या हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि ये बचे हुए तीनों ग्रुप ब्लड ग्रुप को इसको दिया जा सकता है। और ओ की तरफ देखें, ना ए दिया जा सकता है, ना बी, ना ए बी। मतलब जिसका ओ ग्रुप है उसके पास सिर्फ क्या ऑप्शन है कि ओनली ओ दे सकते हैं। लेकिन ओ ग्रुप ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं। तो ओ ग्रुप अपने अलावा वो तीनों ग्रुप को दे, मतलब ओ को तो दे ही सकता है ओ ग्रुप, और उसके अलावा बाकी तीनों को भी दे सकते हैं। तो ओ ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो एक ओ है यूनिवर्सल डोनर और ए बी है यूनिवर्सल रेसिपी। अब हम नेक्स्ट आते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या है, एक इसको रिहर्सस फैक्टर भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में आरएच फैक्टर होते हैं। और ये जो फैक्टर होता है ये लगभग 85% जो ह्यूमंस होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 85 में यदि ये प्रेजेंट है तो रेस्ट 15% में ये एब्सेंट होता है। जिसमें ये फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं आर एच पॉजिटिव। और जिसमें ये फैक्टर नहीं रहता है, कितने परसेंट में, 15%, उनको हम क्या बोलते हैं, आर एच नेगेटिव। अब इसमें फिर से हम यही देखते हैं कि जब आर एच पॉजिटिव होता है उसको हम आर एच पॉजिटिव फैक्टर वाले का ही ब्लड बोलते हैं, और अगर आर एच नेगेटिव होता है तो उसको आर एच नेगेटिव का ही ब्लड देते हैं। तो इसमें भी यदि मान लीजिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे यदि मान लीजिए कोई आर एच नेगेटिव व्यक्ति है, ठीक है, उसको हमने बाय मिस्टेक आर एच पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड दे दिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आर एच नेगेटिव और आर एच पॉजिटिव दोनों की एंटीबॉडीज जो हैं वो दोनों की जनरेट हो जाए। और अगर उसको सेकेंड टाइम फिर से ब्लड देना पड़ा और उसको अगेन हमने आर एच प्लस दे दिया, तो क्या होगा कि फिर से उसमें वही जो आरबीसी हैं वो कलेक्ट होंगी और वो नष्ट हो जाएंगी। वो जो आरबीसीज होती हैं वो मरने लगती हैं, उनकी लाइफ खत्म होने लगती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोलाइज्ड। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में यदि मान लीजिए जो मेल फीमेल है, हस्बैंड वाइफ है, वो एक आर एच पॉजिटिव है, एक आर एच नेगेटिव, ठीक है। सो अगर मान लीजिए माँ नेगेटिव है और जो बेबी है वो पॉजिटिव, तो क्या होगा कि बेबी का पॉजिटिव ब्लड उसके एम्बिलिकल कार्ड से होकर माँ के में भी मिक्स हो जाएगा और माँ के में भी वो एंटी नेगेटिव आरएच बना देगा, और जिससे माता इम्यून हो जाएगी। और क्या होगा कि जब कभी भी नेक्स्ट टाइम मान लो वो प्रेग्नेंट हुई और अगर उसका ब्लड बेबी के ब्लड में चला गया एम्ब्लियोकॉर्ड से होके, तो वो क्या करेगा कि उस बेबी में, फर्स्ट में नहीं सेकंड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट का तो ओके हो गया है ना, लेकिन हमने उसमें कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, अब सेकंड टाइम फिर वो प्रेग्नेंट हुई, तो उसमें क्या होगा कि जो वो बेबी है वो ब्लड उस बेबी की जितनी भी आरबीसीज होंगी उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। और यही प्रोसेस कहलाती है कि नवजात में या न्यू बॉर्न बेबी में हीमोलाइटिक
और कई बार इसके चांसेस सेम बेबी में भी रहते हैं। मान लीजिए एनी हाउ जो मदर है उसमें नेगेटिव एंटीबॉडीज क्रिएट हो गई और उसके बाद किसी भी पोजीशन में अगर वो ब्लड वापस एम्बली से बच्चे में चला गया, क्योंकि एम्बली एक जरिया होता है माँ और बच्चे के दोनों के कनेक्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का, तो सेम बेबी में भी ये चांसेस होते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर इस सिचुएशंस में मदर रहती है तो उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है, एंटीजन दिया जाता है, जिससे कि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी उसकी सेफ हो। यहाँ हमारा ब्लड वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हार्ट पर। सो हार्ट एक मेन अंग है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। और हार्ट की पोजीशन कहाँ होती है? ह्यूमन बॉडी में जो हमारे चेस्ट के रिब्स होते हैं, उस रिब्स के अंदर हमारे हार्ट की पोजीशन होती है। देखिए नेचर ने हमारी बॉडी को कितना सिस्टमैटिक और कितना सिक्योर बनाया है। हार्ट हमारी बॉडी का मेन पार्ट है। हार्ट मेरे ख्याल से अगर हमारा हाथ या पैर की वेसल्स कट जाए तो हम कुछ मिनट कुछ घंटे सरवाइव कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि इसमें डैमेज कितना है। लेकिन यदि हार्ट पंचर हो जाए तो हम कुछ सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकते। सो ह्यूमन प्रॉपर सरवाइव कर पाए इसके लिए नेचर ने कितना सिक्योर करके रखा है कि सबसे पहले तो एक स्किन का पूरा कवरिंग है, फिर उसके नीचे मसल्स हैं, फिर उसके नीचे एक पूरा ये रिब्स का केज बनाया है। आगे दिख रही हैं आपको ये छोटे छोटे पिंजरे जैसी हड्डियां, ये रिब्स होती हैं। सामने से एक ये पूरी हड्डी दिख रही है, स्टर्नम होती है, और पीछे होती है पेक्टोरल गर्डल। तो इस तरह से ये चारों तरफ से इसको सेव करके और उसके अंदर हार्ट की पोजीशन होती है। अब जो हार्ट होता है, देखिए इसमें आपको हार्ट जो रेड कलर से दिख रहा है वो हार्ट है। इसकी पोजीशन हमने आपको बता दी है। ठीक है, और ये इसका लगभग 1/3 भाग सेंटर से यदि हम देखें तो 1/3 भाग राइट साइड होता है और 2/3 भाग इसका लेफ्ट साइड होता है। इसीलिए हमको हार्ट बीट जो है वो लेफ्ट साइड ही अधिक सुनाई देती है। जो हार्ट होता है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये देखिए ये ऊपरी हिस्सा है और ये निचला है। तो ये जो ऊपरी होता है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, वाइड होता है, इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ये कुछ राइट साइड की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, और इसका जो सबसे निचला हिस्सा है, ये निचला हिस्सा है जो कि थोड़ा पॉइंटेड होता है, इसको हम कहते हैं एपेक्स। ठीक है, और इस तरह से ये हार्ट पूरा थोड़ा सा कॉनिकल हल्का सा शेप हम कह सकते हैं। और इसका साइज कितना होता है? तो कोई भी व्यक्ति अपनी अगर मुट्ठी बांधता है ये इस तरह से, ठीक है, तो देखिए यहाँ चौड़ा है, ये थोड़ा सा पॉइंटेड है पोर्शन, है ना, और ये थोड़ा सा राइट साइड झुका हुआ। तो ये जो उसकी फीस्ट है, मुट्ठी है, इतना ही आकार उसके हार्ट का होता है। ठीक है, ये एक एवरेज कैलकुलेशन है, फिर ये थोड़ा बहुत हो सकता है डिफर करे, बट एक एवरेज जो कैलकुलेशन है वो यही होता है। तो अगर इस तरह से एक एवरेज देखें तो इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। और मेल में इसका जो वेट होता है वो लगभग 250 से 390 ग्राम का होता है, एंड फीमेल्स में ये लगभग 200 से 275 ग्राम्स का होता है। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर इतने सारे प्रोटेक्शन डाले थे, एक
पहले हमारी ये स्किन की कवर किया चेस्ट में, उसके नीचे मसल्स, उसके नीचे रिब, पीछे से पेल्विक गडिल, इसके बाद भी हार्ट को नहीं छोड़ा। अब हमारा हार्ट क्या होता है, मान लीजिए ये हार्ट है हमारा, ठीक है, तो ये 3 कवरिंग से जुड़ा होता है, इसके ऊपर 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, या मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं। तो जो सबसे ऊपर की मेम्ब्रेन होती है, मतलब स्किन के साइड, रिब्स के साइड, वो कौन सी होती है, पेरिकार्डियम। फिर जो सबसे अंदर की होती है वो होती है एंडोकार्डियम, और इन दोनों के बीच में जो एक मेम्ब्रेन होती है वो होती है मायोकार्डियम। तो ये इस तरह से 3 मेम्ब्रेन बना लेता है। जो ये अंदर है हार्ट की साइड, ये कौन सी हो गई, एंडोकार्डियम। ये जो बीच में है ये मायोकार्डियम, और ये जो सबसे ऊपर है ये हो गई पेरिकार्डियम। तो यदि हम देखें कि ये 3 मेम्ब्रेन हो गई, और ये 3 मेम्ब्रेन के बीच में 2 सेग बन गए, है ना, 2 गुहाएं बन गई जिनको हम कह सकते हैं। वैसे इसके लिए सेक यूज, SAC, सेक यूज किया जाता है मोस्टली। तो इस तरह से ये पूरा हार्ट 3 लेयर से कवर होता है, और ये 2 सैक होते हैं, और इस सैक के अंदर लिक्विड होता है, जिससे कि मान लीजिए जब वो बीट करता है तो वो जो 3 मेम्ब्रेन है वो आपस में ना चिपक जाए, तो उसके अंदर लगातार एक लुब्रिकेशन बना रहता है, जिसके कारण कि जब हार्ट छोटा होगा और बड़ा होगा हार्ट बीट, है ना, सो हार्ट बीट छोटे बड़े होने में वो जो मेम्ब्रेन्स है उन पर कोई भी असर ना पड़े, तो अंदर से ढेर सारा उसमें लुब्रिकेशन होता है। अब इसके बाद इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ऊपर के जो 2 होते हैं, देखिए, एक ये दिख रहा है और एक ये, तो ये दोनों होते हैं एट्रियम, राइट साइड के राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड का लेफ्ट एट्रियम। और नीचे क्या होता है, नीचे भी 2 चैम्बर होते हैं, जिसमें राइट साइड के को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो अब यदि मान लीजिए ये हार्ट का अंदर वाला पार्ट है, इसको हमको 4 पार्ट में डिवाइड करना, तो एक लेयर तो ऐसी होगी और एक ऐसी होगी, तभी ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा, है ना, क्रॉस में होनी चाहिए। तो ये जो लेयर होती हैं इनके अंदर वॉल्व होते हैं, जिससे एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में ब्लड आ जा सके, ठीक है। तो इसी तरह इसमें 4 वॉल्व होते हैं। अब ये 4 वॉल्व कौन से हो जाएंगे, एक तो होगा पल्मोनरी वॉल्व, फिर एक होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक होगा माइट्रल वॉल्व, और एक होगा एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। अब फाइनली हमने हार्ट के में क्या क्या पढ़ लिया, कि 3 मेम्ब्रेन होती हैं जो इसको सेफ रखती हैं, सबसे ऊपर वाली पेरिकार्डियम, बीच की मायो, और सबसे एंड वाली एंडोकार्डियम, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट साइड जो ऊपर वाला चैम्बर होता है वो लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड जो ऊपर वाला चैम्बर होता है वो राइट एट्रियम, राइट साइड जो नीचे का चेम्बर होता है वो राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, और माइट्रल वॉल्व, ठीक है। और इन वॉल्व का काम क्या है, कि जब एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में ब्लड जाता है तो उसको सिर्फ जाने देना, उसको वापस नहीं लौटने देना, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए राइट से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया सपोज, तो क्या होगा कि उन दोनों के जो बीच में जो वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो क्या करेगा, सिर्फ जाने देगा और बंद कर देगा, तो वापस वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है। सो ये इसका वॉल्व्स का काम होता है। और इसमें आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि राइट साइड हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है ऐसा ब्लड भी कह सकते हैं। और इस ब्लड में क्या होंगे, एक्सक्रीटरी मटेरियल। और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है हमेशा,
वो लेफ्ट साइड प्योर ब्लड होगा। तो हमारा जो लेफ्ट एट्रियम होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, इनमें ब्लड कैसा होगा? प्योर ब्लड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मेरे ख्याल से इतनी ही काफी है आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पर ये चारों वॉल्व बताए गए हैं, जो आपको चार वॉल्व बताए थे। एक पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, माइट्रल वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 इसमें वॉल्व होते हैं। इसके बाद हम ये नेक्स्ट इसमें शुरू करेंगे कि किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है तो इसमें टाइम लगेगा और अभी कुछ ही मिनट्स बचे हैं।